सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में खंड 16 बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 प्रारंभ हो चुका है और खंड 16 में दूसरा अध्याय आज हम प्रारंभ करेंगे। पहला अध्याय कल के अंबेडकर संदेश में समाप्त हो चुका था, जिसमें सारांश भी हमने आपको बता दिया था। आज के इस अध्याय में, दूसरे अध्याय में, जिसका चैप्टर का नाम है तुच्छ प्रदर्शन, कांग्रेस ने अपनी योजना त्याग दी, ये विषय रहेगा इस अध्याय नंबर 2 का। और इस अंबेडकर संदेश का, जो आज का अंबेडकर संदेश है, अंबेडकर संदेश नंबर 583, इसका विषय हम आपको बता दें, पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस। यानी कि गांधी जी का प्रवेश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब हुआ, आज के अंबेडकर संदेश में जानेंगे। गांधी जी का प्रवेश होते ही जो कांग्रेस है उसकी काया पलट जाती है और पुरानी कांग्रेस नई कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर आता है। 3 साल के अंदर ही, गांधी जी के प्रवेश करते ही 3 साल के अंदर ही कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल होता है, बड़ा परिवर्तन आता है, उसके कार्यप्रणाली में बड़ा परिवर्तन आता है। आज के अंबेडकर संदेश से पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस में क्या डिफरेंस है, ये हम आपको बताएंगे। गांधी जी के आते ही आखिर वे कौन कौन से कदम उठाए गए जिससे कांग्रेस पूरे देश में जानी जाने लगी। 32 साल तक कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं जानता था, पूरे देश के लोग नहीं जानते थे। लेकिन जैसे ही गांधी जी का प्रवेश हुआ, 35 साल कांग्रेस के होने के बाद, लगभग 34-35 साल के बाद में, तो उस समय गांधी जी के प्रवेश करते ही लगभग 3 साल के अंदर पूरे देश में कांग्रेस जानी जाने लगी। तो आज का अंबेडकर संदेश में बाबा साहब स्वयं यहाँ पर लिखते हैं कि किस तरह से वो परिवर्तन हुआ, आखिर कौन से प्रस्ताव पारित किए गए, कौन सी योजनाएं लागू की गई जो धरातल पर भी उतारी गई। उन योजनाओं को आज हम आपको बताएंगे। आप जरूर विचार कर रहे होंगे कि कांग्रेस का इतिहास क्यों बताया जा रहा है अंबेडकर संदेश के माध्यम से। जब हम पहले कांग्रेस का इतिहास आपको बताएंगे, और चूंकि हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से आपको बता रहे हैं। पेज नंबर हम आपको बता देते हैं, पेज नंबर 21 से 23 तक आज के अंबेडकर संदेश को हम आपके समक्ष रखेंगे। तो ये उस संदर्भित बुक का नाम हमने आपको बताया, वहाँ से हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जब हम कांग्रेस के बारे में बताएंगे तभी उसका हम विश्लेषण कर पाएंगे। इसलिए आज हम पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस, इसी विषय पर बात करने वाले हैं इस अंबेडकर संदेश में। आइए शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश। पेज नंबर 21 से 23 तक आज का अंबेडकर संदेश होने वाला है। पुस्तक का नाम यहाँ पर, कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया। श्री गांधी ने भारतीय राजनीति में 1919 में प्रवेश किया, तत्पश्चात शीघ्र ही वे कांग्रेस पर हावी हो गए। किस तरह से हावी हो गए, अब आप जानिए। उन्होंने न केवल कांग्रेस पर अधिकार किया, बल्कि उसका कायाकल्प कर कांग्रेस का स्वरूप ही बदल दिया। उन्होंने 3 मुख्य परिवर्तन किए। वो 3 मुख्य परिवर्तन कांग्रेस में आते ही गांधी जी ने क्या किए, ये हम जानेंगे। सबसे पहले, पुरानी कांग्रेस को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। वह कांग्रेस केवल प्रस्ताव पास करके ही यह अपेक्षा करती थी कि ब्रिटिश सरकार उस प्रस्ताव को क्रियान्वित करेगी। यदि ब्रिटिश सरकार उस प्रस्ताव को कोई अमल न करती तो साल साल भर बाद उसी प्रस्ताव को दोहराया जाता। पुरानी कांग्रेस वास्तव में बुद्धिजीवियों का जमावड़ा थी। तत्कालीन कांग्रेस राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेने के लिए जनता के बीच में नहीं जाती थी, क्योंकि उसका जनशक्ति में विश्वास नहीं था। पुरानी कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं था और जन आंदोलन चलाने के लिए कोई आर्थिक साधन भी नहीं थे। वह कांग्रेस ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने, अपनी जनशक्ति का प्रदर्शन करने तथा राजनीतिक प्रदर्शन करने में विश्वास नहीं करती थी। नई कांग्रेस ने तो काया पलट ही कर दी। उसने सबके लिए कांग्रेस सदस्यता का दरवाजा खोलकर उसे जनसाधारण की संस्था बना दिया। सिर्फ 4 आने वार्षिक देकर कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बन सकता था। प्रस्ताव में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा की नीति अपनाकर कांग्रेस ने अपनी स्थिति काफी सुदृढ़ कर ली।
कांग्रेस ने असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं जेल भरो आंदोलन की नीति बनाई। उसने देशव्यापी संगठन बनाया और कांग्रेस के पक्ष में सारे देश में प्रचार करने का अभियान चलाया। समाज उत्थान के लिए रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इन कार्यकलापों के वित्त पोषण के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि जुटानी आरंभ कर दी और इसे तिलक स्वराज निधि का नाम दिया गया। इस प्रकार श्री गांधी ने 1922 तक आते आते कांग्रेस का स्वरूप ही बदल दिया। नई कांग्रेस अपने नाम के अतिरिक्त पुरानी कांग्रेस से एकदम भिन्न हो गई। समाज उत्थान का रचनात्मक कार्यक्रम कांग्रेस की महत्वपूर्ण विशेषता थी। फरवरी 1922 में बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति ने इसकी रूपरेखा तैयार की। इसे बारदोली कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। प्रस्ताव में तैयार किया गया कार्यक्रम का ब्यौरा इस प्रकार था। कार्य समिति समस्त कांग्रेस संगठनों को सलाह देती है कि वे निम्नलिखित कार्यकलापों को क्रियान्वित करने में लग जाएं। कांग्रेस के कम से कम 1 करोड़ सदस्य बनाए जाएं। चरखे को नंबर 2 चरखे को लोकप्रिय बनाएं तथा खादी का जन साधारण में प्रचार कर उसे बढ़ावा दिया जाए। तीसरा बिंदु, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाए। चौथा बिंदु था दलित वर्गों को बेहतर जीवन यापन करने के लिए संगठित करना, उनकी सामाजिक, मानसिक एवं नैतिक उन्नति करना, उन्हें अपने बच्चों को राष्ट्रीय स्कूलों में भेजने के लिए प्रेरित करना और उन्हें भी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जो अन्य नागरिकों को उपलब्ध हैं। सम्मानित साथियों, ये प्रस्ताव आने का मकसद ये है कि अस्पृश्यों को, जो इस समय हम दलित समाज कह सकते हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं प्राप्त थी जो अन्य नागरिकों को प्राप्त थी। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, मात्र 100 साल पहले की बात है। 5वां बिंदु है, जिन वर्गों में शराब पीने की लत है उनसे संयम से काम लिया जाए। उनके घरों पर जाकर धरना देने के बजाय उनसे शराब न पीने की अपील की जाए। आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए गांव तथा शहरों में पंचायतें स्थापित की जाएं जिनमें जनमत सर्वोपरि हो और पंचायत के फैसलों में निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा हो ताकि उनका पालन सुनिश्चित किया जा सके। सभी वर्गों और जातियों के बीच एकता और आपसी सद्भाव लाने पर जोर दिया जाए जिसका उद्देश्य असहयोग आंदोलन को बल देना है। इस प्रकार के समाज सेवा विभाग की स्थापना की जाए जो बीमारी व दुर्घटना की स्थिति में बिना किसी भेदभाव के सबको सहायता दे। 8वां बिंदु है, तिलक मेमोरियल स्वराज फंड में धन एकत्र करना जारी रखा जाए तथा सभी कांग्रेसियों तथा कांग्रेस से सहानुभूति रखने वालों से कहा जाए कि वर्ष 1921 की वार्षिक आय का कम से कम 100वां भाग कांग्रेस को दे। प्रत्येक प्रांत तिलक मेमोरियल स्वराज फंड में जमा धन का 25% धन प्रतिमाह अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी को भेज दें। 20 फरवरी 1922 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में इस प्रस्ताव को पुष्टि के लिए लाया गया और इसकी पुष्टि हो गई। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि रचनात्मक कार्य के इस कार्यक्रम के विभिन्न मदों का क्या हुआ। मेरा संबंध तो केवल डिप्रेस्ड क्लासेस से संबंधित मद से है और मैं इस कार्यक्रम के सभी भाग पर विचार करना चाहूँगा। मैं बारदोली प्रस्ताव के अस्पृश्यों से संबंधित भाग की चरणबद्ध कथा व्यथा सुनाऊंगा। कथा का आरंभ इस प्रकार है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बारदोली प्रस्ताव की पुष्टि किए जाने के बाद कार्रवाई के लिए इसे कार्य समिति के पास भेज दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने लखनऊ में जून 1922 को आयोजित बैठक में इस विषय को विचारार्थ लिया गया। समिति ने बारदोली प्रस्ताव के अछूतों के उद्धार से संबंधित उस भाग पर निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया। ये समिति देश भर के तथा कथित अस्पृश्यों की दशा सुधारने की दिशा में व्यवहारिक उपायों को साकार रूप देने की योजना बनाने हेतु एतद द्वारा एक उप समिति का गठन करती है। स्वामी श्रद्धानंद जी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री I.K. याज्ञनिक तथा श्री G.B. देशपांडे उस उप समिति के सदस्य होंगे और समिति की आगामी बैठक के समक्ष उन उपायों को विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे। इस योजना के लिए फिलहाल 2 लाख रुपए की राशि जुटाई जाएगी। कार्य समिति का ये प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जून 1922 में लखनऊ में आयोजित बैठक में प्रस्तुत किया गया। कार्य समिति के इस प्रस्ताव को एक संशोधन के बाद स्वीकार कर लिया गया जिसमें कहा गया था कि फिलहाल इस योजना के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि जुटाई जाए बजाय 2 लाख के, जैसा कि कार्य समिति के प्रस्ताव में कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य समिति द्वारा उस समिति का गठन करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने से पहले एक सदस्य स्वामी श्रद्धानंद ने समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था।
जिस बैठक में कार्य समिति ने उपसमिति का गठन करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया था, उसी बैठक में उसी विषय पर एक अन्य प्रस्ताव पारित किया गया, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न, श्री गांधी ने भारतीय राजनीति में कब प्रवेश किया? दूसरा प्रश्न, तिलक मेमोरियल स्वराज फंड क्या है? इन दो प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर, जो कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।